तो हम हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर। कल तक हमने देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कौन होता है ये देखा, और हमने पाया कि डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस हम उसको कहते हैं जो या तो इंडिविजुअली या किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की सर्विसेज देता है, ऑडिटिंग की सर्विसेज देता है, वेरिफिकेशन की सर्विसेज देता है, या एडवाइस देता है कि अकाउंटिंग कैसे करें, एडवाइस देता है कि अकाउंटिंग सिस्टम्स कैसे हों, या कोई सर्टिफिकेशन की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है, या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता है, या अदर सर्विसेज देता है। तो अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इतने टाइप की सर्विसेज देता है, और याद रहे पर्सनल कैपेसिटी में या एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं, पर्सनल कैपेसिटी और एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं, इन कैपेसिटी एज अ प्रोफेशनल, आइदर इंडिविजुअली और विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मैं अपने मामा जी का इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, मैं अपने मामा जी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरूंगा, मैं अपने मामा जी को फाइनेंस कराऊंगा, पैरी पोना करना है, आशीर्वाद स्वरूप जो मिल जाए वो ठीक है, नहीं तो मैं मांग थोड़ी सकता हूं। हेलो, वेरी सिंपल, वो तो पर्सनल है, इट्स नॉट प्रोफेशनल। चलिए, लेकिन इतने काम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अलाउड ही नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस अलाउड नहीं है, इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस अलाउड नहीं है, ब्रोकर फॉर पब्लिक इशू बनना अलाउड नहीं है, अंडरराइटर फॉर पब्लिक इशू बनना अलाउड नहीं है, कैश कलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते आप किसी कीमत पर। आपके एक क्लाइंट ने कहा मेरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तुम डेली कलेक्शन करवा दो। हमने अपने आर्टिकल को बोला जाओ बेटा झोला लेके डेली कलेक्शन करके आओ। वो भाई डेली कलेक्शन करने निकल पड़ा। देखिए सर, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैश की तरफ वर्नरेबल बनाएंगे हम, उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना ज्यादा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को वर्नरेबल बनाओगे कैश की तरफ, वो बहुत घातक है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा कैश का लफड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रखना ही नहीं। कैश आया और कैश ही फसाद की जड़ है। जबरन में घपले होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन बदनाम होगा। साला कैश कलेक्शन एजेंट सर्विस में कौन सी टेक्निकल चीज है, हटाओ इसको। एनआरआई फंड मैनेजमेंट को इथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने और काउंसिल ने साफ मना कर दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ये वाली सर्विसेज नहीं देंगे, क्योंकि ये सर्विसेज के अंदर फिर वो हवाला और फाइलें और जाने क्या क्या हो जाएगा। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केस बन जाएंगे अगर एनआरआई फंड मैनेजमेंट हमने अपने सीए को अलाउ कर दिया तो। क्योंकि एक बार अलाउ करना तो बड़ा इजी है, लेकिन फिर उसको रेगुलेट और कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो एनआरआई फंड मैनेजमेंट भी हमने क्या किया, रोक दिया। फिर इंस्टीट्यूट की काउंसिल को लगा कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने के लिए अलाउ कर दिया तो ये अपने क्लाइंट को अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्या मालूम क्या क्या टिका देंगे, और फिर हमारी ब्रांड इमेज जो है वो खतरे में आ जाएगी। इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया, भैया तुम कोई डीएसए एजेंट नहीं बनोगे किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। यू शुड नॉट गो फॉर एनी डीएसए और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स। बात खत्म। अच्छा,
अब मैं प्रैक्टिस में नहीं हूं। गुड। और अगर मैं ये सर्विसेज देना चाहूं तो, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हो और अगर आप ये सर्विसेज देना चाहते हो, दे लो ना, कौन मना कर रहा है? गो फॉर इट, गो फॉर इट, दे लो सर्विसेज, कोई दिक्कत थोड़ी। आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सर्विसेज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दे ही नहीं सकता। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में नहीं है वो बिंदास दे। मैं सीओपी सरेंडर करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज आराम से दे सकता हूं, मैं डीएसए बन सकता हूं, मैं कैश कलेक्शन एजेंट बन सकता हूं, मैं एनआरआई फंड मैनेज कर सकता हूं। यस, आई कैन डू इट। व्हाई? बिकॉज आई सरेंडर्ड माई सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सो सिंपल। गॉट इट? Good. Now comes certificate of practice and its significance. Section 6 very important. अब तक जो सेक्शंस पढ़ी उनमें थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, एक थी चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, फिर आई सेक्शन 4, बोले जो मेंबर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेंबर कैसे बन सकता है वो बताया 4 ने। उसके बाद सीधी 8 आ गई कि मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बीच में 5 आ गई कि एफसीए एसीए क्या है। अब आ गई सेक्शन 6, no member of ICAI shall be entitled to practice whether in India or elsewhere, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि आपको काउंसिल ने परमिशन ना दे दी हो, अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउंसिल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आपको काउंसिल ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ना दे दिया हो तब तक ऐसी कोई जुर्रत करना मत, बिल्कुल भी। यू शुड नॉट गो फॉर एनी सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस। हर साल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस पे करनी पड़ेगी और सीओपी काउंसिल कैंसल कर सकती है उन केसेस में जहां रेगुलेशन ने डिफाइन किए हुए सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया तो वो फॉर एवर मिल गया। It can get cancelled। अगर वो सर्कमस्टांसेस मिल गए जिनमें सीओपी कैंसिल की जा सकती है तो आपकी सीओपी कैंसिल भी हो सकती है। भाई साहब, कोई मेंबर इंस्टीट्यूट का चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर जब तक सीओपी ऑब्टेन नहीं करेगा तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हर साल सीओपी की फीस रिक्वायर्ड होती है पे करने के लिए। सीओपी कैंसिल हो सकती है अगर काउंसिल ऐसा सोचती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में सोचती है जो रेगुलेशन में डिफाइंड है। ओके, सीओपी का सिग्निफिकेंस क्या है? सर, सीओपी का सिग्निफिकेंस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक केस हुआ था मिस्टर काहेर का। मिस्टर काहेर को डिसिप्लिनरी कमेटी ने यह पाया कि वो मिसकंडक्ट के दोषी हैं। मिस्टर काहेर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले एडवोकेट थे और वो चलाते थे अपनी टैक्स प्रैक्टिस एज अ लॉयर। ही वॉज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर।
और इस बीच उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, और जैसे ही उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, इंस्टीट्यूट ने कहा मिस्टर काहिर आप 6 महीने के लिए सस्पेंड किए जाते हैं फ्रॉम एनी प्रैक्टिस एज अ सीए। आपको सीए की तरह प्रैक्टिस करने से हम रोकते हैं। मिस्टर काहिर ने वापस से काला कोट पहना और टैक्स प्रैक्टिस जारी रखी और इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखी। आपने मुझसे कहा कि मैं 6 महीने के लिए अपनी प्रैक्टिस बंद कर रहा हूं, कर दूं, मैंने कर दी, लेकिन मुझे यह बताया जाए कि मैं अगर लॉयर की तरह अपनी पुरानी प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऑडिट एक नहीं करूंगा, आपने मना कर दिया ऑडिट नहीं करूंगा, बट मैं टैक्स प्रैक्टिशनर की तरह काम कर रहा हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? इंस्टीट्यूट ने कहा ओ अंकल सजा में मजा मत लो, तुमसे कहा ना 6 महीने चुपचाप बैठो, तो फिर तुमको ये टैक्स प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। भाई हाई कोर्ट पहुंच गया इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, बोले ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये तो मैं इनका मेंबर बनने से पहले कर रहा था। हाई कोर्ट में काउंसिल ने अपना पक्ष रखा, बोले ये माना हमने कि हमसे एसोसिएट होने से पहले इसने ये सब किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये हमसे एसोसिएट हो चुका है, इसने जब मेंबरशिप सर्टिफिकेट लिया था, मेंबरशिप ली थी, तब इसने बोला था आई विल बी अबाइड बाय एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अब अगर ये आगे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहना चाहता है तो इसको हमारी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज इससे कह दो कि ये मेंबरशिप सरेंडर कर दे, जीवन भर वही काम करे जो कर रहा है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, a member who does not hold COP is precluded from accepting engagement to render services of any type normally prescribed for CA in practice. Whenever a member of ICI can appear before the tax authority, he can appear only in capacity of a chartered accountant. A member in practice can have no other capacity in which he can take up such a practice. Even if a CA whose name is temporarily removed from the register of member due to misconduct of his practice cannot take up such practice in any other capacity during his temporary removal of name. जब आपका temporary removal of name हो रहा है तो भी आप अपने आप को किसी और कैपेसिटी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा सवाल है। बॉस, मैं तो कहता हूं सीए बनने के बाद आपने सीओपी ली ना, बस आपकी पहली शादी हो गई एंड एक्ट इज मोर पॉजिटिव देन योर वाइफ। तुम मेरे हो और जब तक मेरे रहोगे किसी और के नहीं होगे। दिस इज द इसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 6। तुमने एक बार सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लिया ना बेटा, 365 दिन 24 घंटे हर सांस जो तुम लोगे वो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह लोगे। So simple. And you should be abide by all the rules and regulations which are being imposed by ICAI. ICAI ने जो रूल बनाए हैं उनको तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। You need to follow them. Very clear. तो मेरे दोस्तों, कोड ऑफ एथिक्स के आज कौन सा दिन है? चौथा दिन, हाँ, 4th डे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पढ़ा है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस।
सर इसमें कोई चेंज आया क्या, इंस्टीट्यूट ने इसमें कोई चेंज डाला क्या? एज सच इसमें कोई चेंज नहीं है, सिवाय मेंबरशिप फीस कितनी रहेगी क्या रहेगी उसके अंदर बातें की गई हैं। तो जरा क्या बातें हुई हैं इंस्टीट्यूट में, जरा एक नजर दौड़ा ली जाए ताकि अपना कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये देखिए कुछ चीजें जो यहां आई हैं आपके लिए चेंज के रूप में। एवरी मेंबर पे सच एनुअल फीस फॉर सर्टिफिकेट एज मे बी डिटरमाइंड बाय नोटिफिकेशन बाय द काउंसिल विच शेल नॉट एक्सीड ₹3,000 एंड सच फीस शेल बी पेएबल ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर। यहां तक तो सब कुछ सेम था। प्रोवाइडेड Council may with the prior approval of central government determine the fees exceeding ₹3,000 which shall not in any case exceed ₹6,000। काउंसिल 3,000 से फीस बढ़ा सकती है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद भी वो 6,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। और तीसरी बात, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 1 में बी कैंसल्ड बाय काउंसिल अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। सो अ मेंबर जो है, ये जो मैं एसी काहेर का केस आपको बता रहा था ना, ये यहां भी दिया हुआ है, एसी काहेर जो केस मैं आपको बता रहा था 1954 का केस, तो वो कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसी चीज को मैं आपके सामने लेकर के आया। दैट वाज सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं कहती, इट इज द सेम, कोई चेंज एज सच नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के हम और आगे जा सकते हैं। अब यूज ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यह है सेक्शन 7। सेक्शन 7 को मैं आपके साथ डील अभी नहीं करना चाहता। मैं सेक्शन 7 को डील करूंगा क्लॉज नंबर 7 के साथ। सो इट विल बी डेल्ट विथ क्लॉज नंबर 7 of part 1 of the first schedule। यह अभी डिस्कस करने लायक बात नहीं है, इसका डिस्कशन यहां नहीं होगा, इसका डिस्कशन आगे होगा। तो ये तो हुई सिंपल सी बात क्लॉज नंबर 7 के बारे में। ना डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म आपको उन्होंने दिया जरूर है, लेकिन मैं वो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को अभी आपके समक्ष नहीं लाना चाहता, क्योंकि डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में डायरेक्टेड डिसिप्लिन है एंड उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, तो उनके बारे में इस वक्त अभी अपन बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर बात करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, वो बात पूरी की जाएगी, लेकिन इस वक्त नहीं। अभी 2 मिनट के लिए अपन यहां पॉज ले रहे हैं, क्योंकि अभी अपन को कुछ कंसेप्ट और पढ़ने हैं, उसके बाद अपन जाएंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मिसकंडक्ट, क्योंकि एक सेक्शन 22 करनी है, उसके बाद अपन आएंगे। प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। अब अपन सीधे इस बात पे हैं, भाई प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट क्या है। पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट जो है वो 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसमें जो चैप्टर नंबर 5 आता है सीए एक्ट का, वो मिसकंडक्ट को डील करता है। कौन सा? चैप्टर नंबर 5 जो डील करता है मिसकंडक्ट को।
तो अब अपन बात कर रहे हैं प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट की। प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट क्या है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। सेक्शन 22 डिफाइन करती है कि प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट shall be deemed to include any act or any omission in any of the schedules to the act। लो भाई, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट को डिफाइन किया गया है एनी एक्ट और एनी ओमिशन। अब जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात समझो। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो सीए एक्ट में प्रोहिबिटेड है। यू डिड समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द सीए एक्ट, जो सीए एक्ट में प्रोहिबिटेड है। आपने ऐसा काम कर दिया, या आप एक ऐसा काम करना भूल गए जो सीए एक्ट के हिसाब से आपको करना जरूरी था। तो जो करना था, जो नहीं करना था, वो कर दिया, उसे कहेंगे एक्ट। और जो करना जरूरी था, वो करना तुम भूल गए, उसे कहेंगे ओमिशन। अच्छा, क्या करना और क्या नहीं करना कहां लिखा हुआ है? एनी ऑफ द शेड्यूल्स टू द एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल दिए गए हैं, उनमें अगर कुछ करना नहीं था और तुमने कर दिया, और कुछ नहीं करना था और तुम कर गए, या तू कुछ करना था और तुम नहीं किए, या कुछ नहीं करना था और तुम किए, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो कुछ भी शेड्यूल में करने के लिए कहा गया है, वो नहीं किया तो भी मिसकंडक्ट। और शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट में जो नहीं करने के लिए कहा गया है, वो अगर कर दिया तो भी मिसकंडक्ट। इन बोथ द केसेस देयर विल बी मिसकंडक्ट। समझ में आई मेरी बात एवरीवन? आगे बढ़ू? ओ चैट वैट लिख के जरा लाइवली बनाओ बैच को, बावलो। चलिए, नाउ कोई भी मेंबर ने अगर कोई एक्ट और ओमिशन किया एज अबोव, तो सेक्शन 21 के अंदर ही विल बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। अच्छा, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे होगा, क्या होगा, वो प्रोसेस मैंने अभी डेफर कर दी। यार, अपने इनकम टैक्स एक्ट में भी तो अपन यही करते हैं ना, पहले हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लेते हैं, उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो यहां भी अपन आखिरी में ही पढ़ेंगे ना। अभी पढ़ने का क्या मतलब? उस चीज को जबरन लाने का कोई मीनिंग नहीं है जिसपे कोई क्वेश्चन ही नहीं आते। मेंबर इज लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 फॉर एनी एक्ट और ओमिशन कमिटेड अंडर सेक्शन 22। और बड़ा अजब है ये, तुमने 22 के अंदर मिसकंडक्ट किया, हाँ, तो तुम्हारे 21 के अंदर हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लगाएंगे। ध्यान रखना दोनों सेक्शंस का। यू आर लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 फॉर वॉट एवर यू हैव डन और नॉट डन इन सेक्शन 22। ये भारत में ही हो सकता भाई साहब, ऐसा एक्ट भारत में ही बन सकता, और कहीं ऐसे एक्ट को बनाना मुश्किल दादा।
पहले मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट डिफाइन कर देते, उसके बाद अगली कोई मतलब 21वीं सेक्शन को 22वीं दे देते या 22वीं को 21वीं दे देते, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता ना। पहले उन्होंने कहा कि भैया मिसकंडक्ट अगर होगा तो हम ये करेंगे। फिर बोले भैया मिसकंडक्ट क्या होता है, बोले वो 22 में डिफाइंड है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक मेंबर ने अगर सेक्शन 22 के अंदर कोई मिसकंडक्ट किया तो वो सेक्शन 21 के अंदर गिल्टी हो जाएगा, और 22 के अंदर अगर गिल्टी है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 21 होगा। अब डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो जरा शेड्यूल तो बता दो कितने हैं भाई साहब। शेड्यूल 2 है, एक है द फर्स्ट शेड्यूल, एक है द सेकेंड शेड्यूल। चैप्टर 5 में के रिस्पेक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर 2 शेड्यूल्स दिए गए हैं। पहले का नाम है द फर्स्ट शेड्यूल और दूसरे का नाम है द सेकेंड शेड्यूल। ये दोनों शेड्यूल्स क्या हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अगली जो थोड़ी बातें मैं बोल रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट शेड्यूल ऐसे एक्ट और ओमिशन बताता है जो प्रोफेशनल हार्मनी को बिगाड़ते हैं। क्या समझे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आपस के रिलेशन को बिगाड़ेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी एज अ होल को अफेक्ट करेंगे। उन्हें कहां डाला गया है? द फर्स्ट शेड्यूल में। और द सेकेंड शेड्यूल में कौन है? द सेकेंड शेड्यूल में है ऐसे ऑफेंसेस जो थर्ड पार्टी को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे यूजर्स ऑफ सर्विसेज जो हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। उन सारे ऑफेंसेस को हमने द सेकेंड शेड्यूल में लिया। तो द फर्स्ट शेड्यूल में कौन आए? माइनर ऑफेंसेस। द सेकेंड शेड्यूल में कौन आए? मेजर ऑफेंसेस। अब ध्यान से सुनना। द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर देयर इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है दे आर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और पार्ट 4 जो है वो है अदर मिसकंडक्ट। अभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, अदर मिसकंडक्ट क्या होता है, इनके बीच में भी 2 मिनट बात करूंगा मैं, पर अभी रुको। हम पढ़ रहे हैं कि मिसकंडक्ट सेक्शन 22 में डिफाइंड है। सेक्शन 22 कहती है कि प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का मतलब आपने शेड्यूल टू द एक्ट में दिए गए प्रोविजंस में कोई एक्ट या ओमिशन किया है तो यू आर लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 21 if you found guilty under these schedules. There are 2 schedules, the first schedule and the second schedule. First schedule has 2 parts, part 1, part 2, part 3 and part 4 is there. First 3 parts are professional misconduct, the last part is other misconduct. Okay. And in the second schedule there are 2 parts, part 1 and 2 and part 3. Part 1 and 2 is known as professional misconduct and part 3 is known as other misconduct. अब अगर आपसे कोई बात कहे कि भाई अदर मिसकंडक्ट क्या है, तो सिंपल है, एनी एक्ट और ओमिशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और पार्ट 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल is known as other misconduct, while
Professional misconducts are those act or omission which have been there from or departure from or act or omission from part 1, 2, 3 of the first schedule and part 1 and 2 of the second schedule. Part 1, part 2, part 3 of the first schedule or part 1, part 2 and part 3 of the second schedule, ये हो गए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और बाकी हो गए अदर मिसकंडक्ट। अब ये सर अदर मिसकंडक्ट क्या है? देखो सर, बड़ा सिंपल है। कल से मतलब आप कभी भी आप देखोगे ना, तो अपने अखबारों की अगर हेडलाइंस उठा के आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर है, इन दो की ही बात करूंगा मैं, बाकी किसी की बात नहीं करूंगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक डॉक्टर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का पड़ोसी से झगड़ा हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को मारा, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो थी वो उसके ऊपर निकाल दी, मतलब मिला दिया उसको बढ़िया। उसको बेचारे को 36 टाके आए। अगले दिन अखबार में ये नहीं छपेगा कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को मारा तो 36 टाके आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की मारपीट, घायल हुआ पड़ोसी। ये हेडलाइन मैंने सही कह रहा हूं मैं आपको? आप रोड पे जा रहे हो, तेज स्पीड से जा रहे हो, ये तो मैं आपको रियल किस्सा बता रहा हूं मेरे ही दोस्त का, हु इज द लीडिंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंदौर। मैं उसी का किस्सा आपको बता रहा हूं। उसको डिपार्टमेंट पहुंचना था, इनकम टैक्स, बड़ी जल्दी में था वो। भाई ने कमिश्नर पुलिस की गाड़ी को रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर दिया। ओ हो 2 किलोमीटर तक पीछा किया गया उसका। उसके बाद गाड़ी रोकी गई और कमिश्नर साहब ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। जब कमिश्नर साहब ने उतरे तो बोला कि सर मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं तो ये हूँ। वो कमिश्नर साहब भी पहचान गए कि ये तो बड़ा रेपुटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंदौर का। तो कमिश्नर साहब ने बोला सर अब एक काम करो, आपकी सजा ये है कि आपको मेरे ऑफिस चल के मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब उनको अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए, उनका ड्राइवर गाड़ी लेके चला गया। कमिश्नर साहब उनको लेके अपने ऑफिस में आए। ऑफिस में आके कमिश्नर साहब ने अपनी पूरी जो बातें उनको करनी थी वो की, जो भी उनका वेल्थ मैनेजमेंट होगा, जो भी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग हुई, वॉट एवर जो बातें जनरल चर्चा में थी वो थी। और ये हिदायत देके भेजा गया कि अगली बार से आप जैसा जिम्मेदार नागरिक इस तरीके से ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी माफी मांगी और सब हुआ। सीए ने आके रात को सबको बताया, मेरे को फोन आया यार ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा बॉस खबर तो बनेगी, तू ये तो भूल जा कि तेरा अचीवमेंट है कि तू कमिश्नर के साथ बैठा, कमिश्नर साहब ने तेरे साथ बातचीत की, तुम अच्छे से पहचान गए कमिश्नर साहब तेरे को, ये तो इट्स एन अचीवमेंट टू यू। बट अभी अचीवमेंट आना बाकी बेटा, कल तू तेरे पेपर पढ़ना। अगले दिन भाई साहब सारे पेपर के अंदर लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कमिश्नर की गाड़ी को टेक ओवर किया, कमिश्नर ने 2 घंटे तक थाने में बिठाया। ये और कोई आदमी करता तो खबर नहीं बनती, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया तो खबर बन गई। एक व्यक्ति ने अपने घर में बीवी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, खबर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी बीवी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सोसाइटी हमसे जो बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है वो हमारे स्टेचर को देखते हुए, हमारे स्टेटस को देखते हुए एक्सपेक्ट करती है। तो इंस्टीट्यूट भी ये जानती, अरे आप तो सोचो
मेरे एक फ्रेंड क्या लूट हो गई, उस बेचारे की पत्नी को घायल किया लुटेरों ने और उसके यहां से लूट के ले गए सामान। नालायक लोग हेडलाइन क्या बनाते हैं, सीए के घर में चोरी। तो मैंने वाकई में लेटर लिखा उनको, मैंने कहा आप ऐसे क्यों लिखते हो, सीए के घर में चोरी क्यों, सीए के घर में चोरी नहीं हो सकती क्या? नहीं सर, अब वो सीए थे तो हमने लिखा। अरे सीए ने गाड़ी तेज चला के एक्सीडेंट किया, सीए ने किया, उनको तो सीए पता चलना चाहिए। मतलब सीए नहीं हुआ, एक स्टैंडर्ड ऑफ डिग्निफाइड बिहेवियर हो गया। एंड द सेम इज विद डॉक्टर ऑल्सो। बाकी आपको कभी नहीं मिलेगा कि एमबीए ने ये किया, कि इंजीनियर ने ये किया, कि आर्किटेक्ट ने ये किया, कि वकील ने ये किया। आहा, सीए कर जाए बस और डॉक्टर कर जाए बस कुछ, फिर देखो आप कैसा बवाल मचाएंगे न्यूज़पेपर। तो ये वही चीज है, छोटी छोटी सी गलतियां पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर सकती हैं। इसलिए हमने बनाए अदर मिसकंडक्ट। मैंने कहा ना, तुमने मेंबरशिप ले ली 24/7, तुम इंस्टीट्यूट की नजरों में हो। बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला तुम इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो और तुम मुझे एक मूवी नहीं दिखा सकते। अरे यार, अब मूवी के टिकट नहीं मिल रहे, मैं तेरे को कहां से दिखाऊं? क्या मतलब है तुम्हारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, एक मूवी का टिकट अरेंज नहीं कर पा रहे हो तुम, अपने क्लाइंट की क्या वेल्थ अरेंज करोगे? और जिगर पे लग गई अब तो। भाई टॉकीज के बाहर, थिएटर के बाहर कोई ब्लैक कर रहा था टिकट, भाई ने उससे ब्लैक में टिकट खरीद लिए। थोड़ी देर बाद भाई को आकर पुलिस ने पकड़ लिया। अगले दिन न्यूज बन गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्लैक में टिकट लेते देते पकड़ाया। अब बताओ, तो भाई गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो हो जाए, प्रोफेशन बदनाम नहीं होना चाहिए। अदर मिसकंडक्ट बोले तो अदर मिसकंडक्ट किसी भी तरीके का, चार्टर्ड अकाउंटेंट की ईएमआई का चेक ही बाउंस हो गया भाई साहब, बताओ। बाकी किसी की ईएमआई का चेक बाउंस हो समझ में आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का चेक बाउंस हो गया। अदर मिसकंडक्ट, समझ रहे हो आप? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अलग है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अदर मिसकंडक्ट मतलब नॉर्मल अपने नैतिक शिक्षा, उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। बीइंग अ सीए, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दे आर एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम यू। सर आपने इनको माइनर ऑफेंस बोला, उनको मेजर ऑफेंस बोला, ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए कि ये अगर हुए, अगर ये काम आपने किए तो ये काम जाएंगे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास इंस्टीट्यूट में। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन छोटी अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एक छोटी अथॉरिटी है। तो अगर ऐसा किया तो ये जाएगा छोटी अथॉरिटी के पास, दैट इज बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। और अगर ये किया तो जाएगा बड़ी अथॉरिटीज के पास, जिसे कहते हैं डीसी, डिसिप्लिनरी कमेटी। मैं बताऊंगा आपको बीओडी क्या होता है, डीसी क्या होता है, पर अभी आप समझ लो कि दो छोटी अथॉरिटी। मतलब एक इनकम टैक्स में बोलते हैं ना, ये असिस्टेंट कमिश्नर करेगा, वो कमिश्नर करेगा, या ये एओ लेवल का आदमी करेगा, ये कमिश्नर करेगा। ऐसा आप मान लो अपने यहाँ पे दो हैं, बीओडी और डीसी। मैं बीच में अभी लाना नहीं चाहता डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को, आखिरी में बहुत फुर्सत से समझाऊंगा सारी चीजें। क्या है, कंसेप्ट के बीच में फालतू बातें नहीं चाहिए। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी। एक बात बता देता हूं, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या कर सकती है? अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने आपको पाया कि आप मिसकंडक्ट के दोषी हो, आपको पाया कि आप मिसकंडक्ट के दोषी हो,
तो वो आपको रिप्रिमांड कर सकती है। रिप्रिमांड मतलब डांटना, डपटना, चेतावनी देना। वो आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर सकती है फ्रॉम प्रैक्टिस। वो आपको पेनल्टी लगा सकती है 1,00,000 रुपयों की। 1,00,000 रुपयों की पेनल्टी आप पर लग सकती है बॉस। देयर कुड बी अ पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000। 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। देयर कुड बी अ पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000। दैट्स इट। अरे कुछ समझ में आया? 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी। अच्छा, और अगर मामला डीसी का है तो बेटा आपको रिप्रिमांड तो किया जाएगा। मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम के लिए आपकी सीओपी छीन के भगाया जा सकता है, अनलिमिटेड टाइम। और आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है 5,00,000 रुपए तक की। पढ़ेंगे डिटेल में बाद में, अभी खाली आपको बता रहा हूं कि मेजर ऑफेंस और माइनर ऑफेंस होने से फर्क क्या पड़ेगा। ये फर्क पड़ेगा। ये फर्क। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट किसको कहेंगे? प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट shall be deemed to include any act or omission in any of the schedules to the act, and if someone does this, a disciplinary action will be taken under section 21, and there are 2 schedules. If the offense is registered under the first schedule, Board of Discipline will take an action, and they can reprimand a member. They can suspend him from practice for maximum 3 months, and they can impose a penalty of ₹1,00,000. And if the offense is registered under the second schedule, a bigger disciplinary authority, which is known as disciplinary committee, will going to take an action against the member. They can reprimand the member. They can remove name of the member from the register for unlimited period of time, indefinite period of time. And they can charge ₹5,00,000 as penalty. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एवरीवन, आगे बढ़ू? ओके, नाउ नेक्स्ट, अगली बात। अब मैं आपको ओवरऑल परिचय करवा दूं पहले क्लॉजेस से, उसके बाद अपन बात करेंगे, है ना। अपन यहां पर हियर वी शुड हैव अ चार्ट। एक मास्टर डायग्राम आपकी कॉपी में बनेगा, और वो मास्टर डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक एक क्लॉज अपन पूरा करते जाएंगे और उसके अंदर बात करेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा बात तो बता दूं। ये टेबल आप ऐड कर लेना अपने चार्ट्स में। ये टेबल आपको वैसे मैंने अपनी बुक में दी हुई है, बट स्टिल
द फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट फर्स्ट, पहली बात मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और 12 क्लॉजेस रखता है। मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए और 12 क्लॉजेस। बेटा नैन्सी आज मैं सब बेचता हूं। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने अपना सॉफ्टवेयर iOS 14.1 कर लिया, उसके कारण मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। अब आज भेज दूंगा। MIP, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड 12 क्लॉजेस। पार्ट सेकेंड के अंदर भी मेंबर इन प्रैक्टिस से रिलेटेड है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और मेंबर इन सर्विस से रिलेटेड है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और 2 क्लॉजेस। पार्ट 3 ऑल मेंबर्स के लिए है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही है एंड 3 क्लॉजेस। और पार्ट 4 ऑल मेंबर्स के लिए है, अदर मिसकंडक्ट है और 2 क्लॉजेस। यानी कुल जमा 12 और 2 14 और 3 17 और 2 19 क्लॉजेस द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। उसी तरीके से द सेकेंड शेड्यूल है। सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 1 में मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए मिसकंडक्ट दिए गए हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिए गए हैं और 10 क्लॉजेस। सेकेंड के अंदर ऑल मेंबर्स के लिए दिए गए हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही हैं और 4 क्लॉजेस। पार्ट 3 भी ऑल मेंबर्स के लिए है, लेकिन अदर मिसकंडक्ट है और सिर्फ 1 क्लॉज। यानी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 12 + 2 + 3 + 2 करके 19 क्लॉजेस और 10 सेकेंड शेड्यूल के अंदर 10 + 4 + 1 करके 15 क्लॉजेस और टोटल 34 क्लॉजेस हमारे कोड ऑफ एथिक्स में बनते हैं। 34 clauses we have in code of ethics. We do not have any part 4 of the second schedule. Now, अब हम शुरू करेंगे पार्ट फर्स्ट से of the first schedule। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट से शुरू करेंगे हम पढ़ना। लेकिन अब तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड ऐसे कौन से टॉपिक्स जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, मैंने 10 साल के पेपर्स बनाए हैं, 10 साल के पेपर्स लेके रखे हुए हैं, उनको अपन देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि वो पेपर्स
क्या है और कैसे हैं, लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट दैट। अभी मुझे आपको उसमें भी जोड़ना है। सी दिस, कोड ऑफ इथिक्स के 75 क्वेश्चंस मैंने लिए थे और इनको पूरा मैंने कवर किया है। ये विथ सजेस्टेड आंसर, समरी सजेस्टेड है, ये भी आपको पूरी मिल जाएगी। अब इसमें भी कई सारे क्वेश्चन हैं, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है कि पहले एक बार मैं पूरा कोड ऑफ इथिक्स पढ़ाऊंगा, तो एक पूरा देख लिया जाएगा। उसके बाद उसके एप्लीकेशन करवाऊंगा। मतलब जैसे लॉ में भी हम करते हैं कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसके बाद उस चैप्टर का एप्लीकेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि नॉलेज एक जगह है। और मैंने कल लॉ की बैच में भी बोला था, आज ऑडिट की बैच में भी बोल रहा हूं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दो बहुत अलग चीजें। ज्ञान होना और समझ होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। और हमको क्या लगता है, हमें नॉलेज है मतलब हमको ज्ञान आ गया, हमें नॉलेज है मतलब हमको समझ आ गई। नहीं 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 नहीं, अभी आप जो मुझसे ले रहे हो ना वो नॉलेज है। इस नॉलेज से काम नहीं चलेगा। नॉलेज से एग्जाम पास नहीं होती, एग्जाम अंडरस्टैंडिंग से पास होती है। जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे तब तक तो आप भूल जाओ कि आपने कुछ मुझसे पढ़ा है। तो ये 4 दिन आखिरी में सिर्फ मैं कोड ऑफ एथिक्स के 4 घंटे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं और समग्र रूप में। फिर क्या होता है, जब आखिरी में अपन करते हैं तो जो क्वेश्चन आता है उसमें अपनी आईसाइट खुलती है। अभी अगर मैं जैसे मैंने जो पढ़ा दिया उसके ऊपर क्वेश्चन करूंगा तो आपकी आईसाइट क्या रहेगी, हाँ ये अभी पढ़ा था, ये इसका आंसर है, अभी पढ़ा था, ये इसका आंसर है। लेकिन जब ये पढ़ लेने के बाद सारा 10-12 दिन बाद जब मैं आपसे बोलूंगा चलो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड से उठकर अप्लाई कैसे करनी है उस क्वेश्चन पे, तब जाकर असली समझ विकसित हो। ये बात आप बिल्कुल क्लियरिटी से समझ लेना। इसलिए क्वेश्चंस कोड ऑफ इथिक्स के सबसे आखिरी में होंगे। सारे 100 क्वेश्चन करेंगे अब तो हम, ये तो 75 थे। दिस टाइम वी विल गोइंग टू डू 100 क्वेश्चंस ऑन कोड ऑफ इथिक्स इटसेल्फ ओनली। विल डू दैट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम तो लॉ में ही कितने क्वेश्चन पे पहुंच गए। ये देखिए लॉ में चल रहा है 234वां क्वेश्चन चल रहा था हमारा तो लॉ में, नहीं तो 234 है। अभी किए थे 240 क्वेश्चन कर चुके लॉ में, और अभी तो सिर्फ डायरेक्टर खत्म हुआ है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ है और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट खत्म हुआ है। अभी तो ऑपरेशंस एंड मिसमैनेजमेंट एंड ऑल वो आगे बढ़ेगा। नाउ ये हुआ आपका फर्स्ट कट अबाउट व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस। अब आगे क्लॉज नंबर 1। अब हमारे द फर्स्ट शेड्यूल पे, द फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट पे, और पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सीए इन प्रैक्टिस। सर सीए इन प्रैक्टिस मतलब one who holds certificate of practice or one who is deemed to be in practice। बताइए मुझको कौन, दोनों या एक? दोनों या एक? वो जवाब चाहिए सोते हुए बच्चों। बोथ, बिल्कुल सही। चाहे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो, चाहे आप इन प्रैक्टिस हो, इन बोथ सिचुएशंस यू नीड दिस। क्लॉज नंबर 1 कहता है
A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct. एक मिनट, अभी मैं हूं कहा? द फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट फर्स्ट के क्लॉज 1 पे। मैंने आपको बोला ना, द फर्स्ट शेड्यूल में 12 क्लॉजेज हैं, उन 12 क्लॉजेज में मैं पहले क्लॉज पे। पहला क्लॉज क्या कहता है? A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct. आप देखिए, लैंग्वेज देखिएगा, आपको भी यही लिखनी है। कभी लिख के मत आना he is guilty of professional misconduct. Never give your judgment. We don't need your judgment. We need your concern. So just show concern rather than judgment. कई बच्चे गलती से लिख देते एग्जाम में, हाँ सीधे लिख देते ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल। और तू कौन भाई? तू डीसी है? तू बीओडी है? तू काहे बोल रहा है कि ही इज गिल्टी? डीम्ड टू बी गिल्टी। तुम समझ में आई मेरी बात? डीम्ड टू बी गिल्टी वर्ड यूज होगा। डीम्ड टू बी गिल्टी वर्ड यूज होगा। You need to be very, very cautious when you are writing this answer. It is deemed to be guilty. याद रखोगे? गुड। ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही अलाउज अ पर्सन to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a CA in practice and is in partnership with or employment by himself. मैं मान लो सीओपी है, प्रैक्टिसिंग सीए, एक दिन मेरा दिमाग खसक जाए कि यार बॉस, पूरे देश में यत्र तत्र और सर्वत्र सिर्फ सीएससी त्रिवेदी ही दिखना चाहिए। हो गई मेरी महत्वाकांक्षा कालीन भैया टाइप कि अब तो इस देश में यत्र तत्र और सर्वत्र सीएससी त्रिवेदी का ही नाम होना चाहिए। और मेरे फर्म देश की नंबर 1 फर्म बनानी है मेरे को। मैंने कहा कि जब मैकडॉनल्ड्स खुल सकता है, जब पिज्जा हट खुल सकता है, तो मैं क्यों नहीं? लेट मी, बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मंजूर को बोला, मंजूर तुम सीईओ हो गए? हाँ। तंजानिया में मेरे नाम का बोर्ड टांग दो, तुम्हारे बोर्ड टंगा हुआ है वहां पे, मेरा भी बोर्ड टांग दो। शिलोंग से कौन था? रोहित था। कौन था? हु इज फ्रॉम शिलोंग? इज रोहित और आकाश इज फ्रॉम शिलोंग। नाउ हु वाज देयर फ्रॉम शिलोंग? केतन। आज केतन आया नहीं है, केतन के साथ प्रॉब्लम है, केतन का नेटवर्क इशू आ रहा है शायद कुछ। तो मैंने केतन को बोल दिया, केतन शिलोंग में तेरा बोर्ड टंगेगा, साथ में मेरा बोर्ड भी टांग दे। नैन्सी को बोल दिया, बेटा तू भी सीए बन गई है, हरियाणा में तेरा बोर्ड टांगेगी तो मेरा भी बोर्ड टांग दे।
मंसूर को बोला भाई तुम्हारा बोर्ड टांगोगे तो मेरा भी बोर्ड टांग दो। उसके बाद निभा को बोला मैंने कि तुम भी मेरा बोर्ड टांग लो। पॉल को बोला कि दिल्ली में बेटा तुम भी सीए बन गई हो, तुम्हारा बोर्ड टांगोगी, मेरा भी टांग लो। आप लोगों ने कहा बढ़िया है, आपका बोर्ड टांगेंगे तो क्लाइंट हमारे पास आएंगे, फिर करना क्या है? मैंने कहा करना तुमको है, बस इतना है कि जो तुम्हारे पास क्लाइंट आए उसका 10% मेरे को दे देना, बाकी तुम करो काम। ऐसे पिछले 25 सालों में मैंने जितने लोगों को पढ़ाया है और जो हर सिटी में फैले हुए हैं, प्रीडोमिनेंटली पूरा राजस्थान और पूरा यूपी मेरा ही पढ़ाया हुआ है, तो पता चला राजस्थान और यूपी के हर गली मोहल्ले में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपने बोर्ड के साथ मेरा बोर्ड पे टांगे हुए है, असीम त्रिवेदी एंड एसोसिएट्स। और मैं जो हूं अपना सारे यत्र तत्र सर्वत्र टाइप के धंधे करता रहता हूं, कभी आर्टिकल लिख रहा हूं किसी पेपर में, तो कभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ हूं, तो कहीं कुछ, तो मतलब मेरा नाम मार्केट में चलता रहता है। तो लोगों को मालूम है कि यार असीम त्रिवेदी कोई है। अब कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी हो गई, इधर मैं अपने सारे हथकंडे अपने आप को मीडिया के अंदर प्रेजेंट रखता हूं और अपनी नाम जैसे बढ़ता जा रहा है सब दूर फ्रेंचाइजी बांट देता हूं। लोग बाग असीम त्रिवेदी समझ के जाते हैं लोगों के यहाँ, और जाते चार्टर्ड अकाउंटेंट के ही है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको सारी सर्विसेज देते हैं। असीम त्रिवेदी का बोर्ड बाहर लगा हुआ है, सर्विसेज वो सारी दे रहे हैं। फटाक से शाम को ऐसे MIS आ जाती है, सर आज 10,000 रुपए का धंधा हुआ है, 2,000 आपको पेटीएम कर रहे हैं, 8,000 हमारे। बढ़िया है, करते रहो। साला मैं तो एग्रीगेटर टाइप का हो गया, आप सब हो गए ओला उबर वाले और मैं हो गया एग्रीगेटर कि मेरे नाम की बुकिंग हो रही। मुझे इंस्टीट्यूट बुलाएगी, कुछ मेंबर पहुंच गए इंस्टीट्यूट के पास, बोले यही करेगा प्रैक्टिस है, और हम सब क्या है वजिए तलने आए, असीम त्रिवेदी को रोको, क्या कर रहा है ये किन प्रकारेण ये सोशल मीडिया में छाया रहता है, ये किन प्रकारेण ये जो है अखबारों में छाया रहता है, और नाम इसका चलता है मार्केट में, और इसने बांट दी सब दूर फ्रेंचाइजी। कई जगह तो इसको भी नहीं मालूम होगी कि इसके नाम का बोर्ड टंगा है। यही कमाल है, फिर हम सब क्या करें? मतलब इंस्टीट्यूट ने मेरे को बुलाया, इधर आओ। मैं बोला सर क्या है ये? क्या है? असीम त्रिवेदी एसोसिएट, बिग 4 के बाद 5वां नंबर अपने ही आता है। अरे तो बोले भाई साहब वो तो ठीक है आता है, तुम्हें मालूम है कितनी फ्रेंचाइजी है? मैंने कहा है ना, करीब 650 फ्रेंचाइजी है मेरी। इन 650 जगह कौन सर्विसेज दे रहे हैं? सीए इन प्रैक्टिस, अपने मेंबर। गलत है। अरे मैंने कहा अपने मेंबर प्रैक्टिस दे रहे, इसमें क्या गलत है? वो तुम्हारे नाम से दे रहे। तो मेरे नाम से दे रहे तो दे रहे, क्या दिक्कत है? वो तुम्हारे पार्टनर है। मैंने कहा पार्टनर तो नहीं है, मतलब फीस शेयर कर रहे हैं, पार्टनर तो नहीं है। उनके किए गए काम के लिए तुम जिम्मेदार हो? मैंने नहीं सर, मैंने तो पहले ही क्लाइंट को बोल दिया कि उनके द्वारा किए गए काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो तुम्हारे काम के लिए वो जिम्मेदार है? नहीं, मेरे काम के लिए भी वो जिम्मेदार नहीं है। तो फिर काहे के पार्टनर? कमीशन एजेंट बना रखे तुमने अपने, और तुम खुद कमीशन ले रहे हो बस। मैंने कहा नाम का कुछ तो बनता है ना। वेरी गुड। ना वो तुम्हारे पार्टनर हैं, हाँ, ना वो तुम्हारे एम्प्लॉई हैं, हाँ। क्या है वो? सर वो सीए इन प्रैक्टिस है, मेरे स्टूडेंट रहे। तो तुम उनसे अब कमीशन खाओगे? सर उसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत है, भयंकर गलत है। तुम्हारे नाम से इंडिया में कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कि वो तुम्हारा पार्टनर ना हो, तुम्हारा एम्प्लॉय ना हो, और तुम्हारा पार्टनर और एम्प्लॉय होने के साथ साथ वो सीए इन प्रैक्टिस ना हो। तीन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। या तो सबसे पहले उसका सीए इन प्रैक्टिस होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन ये कि या तो वो तुम्हारा पार्टनर हो सीए इन प्रैक्टिस, या वो तुम्हारा एम्प्लॉय हो सीए इन प्रैक्टिस।
जब तक वो बंदा सीए इन प्रैक्टिस नहीं है और आपका पार्टनर नहीं है या आपका एम्प्लॉय नहीं है, तब तक वो आपके लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फ्रेंचाइजी मोड में जाने की जरूरत नहीं है, एसोसिएट मोड में जाओ, नेटवर्किंग कर लो ना। कौन मना कर रहा है? असीम त्रिवेदी को नेटवर्क की तरह रजिस्टर करवा लो पूरे देश में, कहां टेंशन है? डू इट। ओ हेलो, ढंग से जाओ, ऐसे क्या कुछ भी 200-600 ब्रांच खोल डाली तुमने। नेटवर्क बना लो असीम त्रिवेदी, उस नेटवर्क को लेके आगे जाओ। बताऊंगा आपको नेटवर्किंग, वहां बताएंगे तरीका कि इससे प्रैक्टिस कैसे बढ़ाना। मतलब मेरा सपना टूटेगा नहीं, पूरा करने का तरीका अलग है। ये तरीके से तो आप नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल दे दिया मैंने। मिस्टर घनघोर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रैक्टिसिंग। उन्होंने मिस्टर चिच्चोर को बोला कि सीए इन प्रैक्टिस उनके एम्प्लॉय हैं, तो कोई मिसकंडक्ट नहीं। मिस्टर छिछोरे को बोला सीए इन सर्विस में है, उनके एम्प्लॉय हैं, भैया वो मिसकंडक्ट हो जाएगा, सीए इन सर्विस नहीं चाहिए मुझे, सीए इन प्रैक्टिस चाहिए। मिस्टर फुकरे हैं, उनको बोला वो सीए इन प्रैक्टिस हैं, ना तो उनके एम्प्लॉय हैं ना उनके पार्टनर हैं, तो फिर मिसकंडक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि कब मिसकंडक्ट होगा और कब नहीं होगा। क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है? A chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by himself unless he is not a chartered accountant in practice. तो chartered accountant in practice होना जरूरी है। इस क्लॉज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस यू कैन आस्क मी। हेलो, समझ में आ गया? कैसी डीफ एंड डम बैच, बोलती नहीं है, समझ में आ जाए तो नहीं बोलती, समझ में नहीं आए तो नहीं बोलती, डाउट नहीं पूछती है। नालायक हो तुम लोग, है ना, जी रहे पीट रहे के लायक हो। आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़ेंगे कल। चलिए।